हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इनक्रेडिबल स्कॉलर्स। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा क्लास 10 पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 2 के टॉपिक फेडरलिज्म इन प्रैक्टिस। इसके पहले के वीडियोस में मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है अबाउट व्हाट इज फेडरलिज्म। मैंने डिस्कस किया है कि भाई फेडरलिज्म और यूनिटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में क्या डिफरेंस होता है। मैंने डिस्कस किया अबाउट द फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म एज वेल एज द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फेडरलिज्म, एंड टुगेदर विद दैट आई हैव आल्सो डिस्कस्ड दैट व्हाई इंडिया इज कंसीडर्ड अ फेडरल कंट्री. Now proceeding with the chapter, we had the topic that is federalism in practice. One thing we have noticed, realized, though in our constitution nowhere it has been mentioned that India is a federal country, in practice India is federal. Reality में, practice में India क्या है? एक federal country. राइट, बिकॉज वी हैव डिस्कस कि किस तरह से हमारा इंडिया के अंदर 3 डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट हैं. द पावर्स ऑफ ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट आर क्लियरली डिसाइडेड बाय द और डिफाइंड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, देयर इज अ क्लियर डिवीजन ऑफ रिसोर्सेस. ठीक है, दैट मीन्स द टैक्सेशन. Each level of government has its own jurisdiction. In India, we have the highest court, that means the Supreme Court, to interpret the constitution as well as to settle the disputes between different levels of government. And moreover, we have discussed that India जो है वो एक holding together type federation है, and this is the reason कि हमारे यहाँ कुछ states जो हैं they are enjoying some special powers. ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने डिस्कस किया, लेकिन हमको एक चीज ध्यान में रखना है. इफ इंडिया इज अ फेडरल कंट्री, और यू कैन से द फेडरल सिस्टम इन इंडिया हैज बिकम अ बिग सक्सेस, इट इज नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस ओनली. ये केवल और केवल हमारा कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस की वजह से ही नहीं है. दिस इज एक्चुअली बिकॉज ऑफ द विलिंगनेस ऑफ अवर लीडर्स एज वेल. हमारे जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, हमारे जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, या हम कहें एट द ब्रॉड, जो हमारा एक जो पॉलिटिकल सिस्टम है, ठीक है, इसकी विलिंगनेस भी, ठीक है, टू accommodate the diversity, to accept the regional variations. ठीक है, तो उसको एक ड्यू रिस्पेक्ट देना और पावर्स को शेयर करना. बिकॉज एक्चुअली यू कैन से कि जो हमारा फेडरल सिस्टम है ये एक पार्ट शेयरिंग सिस्टम होता है. ठीक है, तो अल्टीमेटली ये कहीं ना कहीं हमारा पॉलिटिकल सिस्टम का एक विलिंगनेस भी है, जिसकी वजह से हमारे इंडिया के अंदर फेडरल सिस्टम जो है इट हैड बिकम अ ग्रेट सक्सेस. ठीक है, वी कैन डिस्कस अबाउट द टॉपिक फेडरलिज्म इन प्रैक्टिस, दैट हाउ मच इट हैड बिकम अ सक्सेस. तो इसके लिए हम 3 चीजों को कंसीडर करेंगे. वी विल बी टेकिंग द 3 पैरामीटर्स. 3 पैरामीटर्स पर हम इसको एनालाइज करेंगे. पहला पैरामीटर होगा हमारा दैट इज रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया, या हम कह सकते हैं क्रिएशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट्स. ठीक है, या हम ऐसे भी कह सकते हैं रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ अवर कंट्री ऑन लिंग्विस्टिक लाइंस. दूसरा हमारा पैरामीटर होगा इंडिया की लैंग्वेज पॉलिसी, और तीसरा पैरामीटर होगा द रिलेशनशिप बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट. So let us move to discuss the first parameter,
that is creation of linguistic states. Creation of linguistic states. Now, creation of linguistic state, it was earlier promised by the Indian National Congress during the freedom struggle itself. 1940s में कांग्रेस ने देश के लोगों को, यानी कि जहां पर हिंदी नहीं बोली जाती थी, नॉन हिंदी स्पीकिंग रीजन्स, स्पेशली हमारा वेस्ट इंडिया एंड साउथ इंडिया के लोगों को ये प्रॉमिस किया गया बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस दैट आफ्टर इंडिपेंडेंस हम जो है वो इंडिया को रीऑर्गेनाइज करेंगे ऑन लिंग्विस्टिक लाइंस, या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि इंडिपेंडेंस के बाद हम जो है वो स्टेट्स क्रिएट करेंगे ऑन लिंग्विस्टिक लाइंस. दैट मीन्स द पीपल हु वर लिविंग द सेम लैंग्वेज, ठीक है, वुड बी रीऑर्गेनाइज्ड टू लिव इन वन स्टेट ओनली. ठीक है, लेकिन as we know that India was gained independence on 15th of August 1947, but together with the joys of independence we had also the sad memories, the sad outcome of the partition of our country ऑन रिलीजियस लाइन्स. ठीक है, तो इंडिया का पार्टीशन कर दिया गया ऑन रिलीजियस लाइन. अ सेपरेट स्टेट पाकिस्तान वाज क्रिएटेड. तो अब यहां पर चूंकि इंडिपेंडेंस के बाद कंडीशंस चेंज हो चुकी थी, द कांग्रेस लीडर्स वाज नाउ अनविलिंग टू रीऑर्गेनाइज इंडियन स्टेट्स ऑन लिंग्विस्टिक लाइन्स. क्यों? क्योंकि उनको डर था कि कहीं फ्यूचर में ये जो लिंग्विस्टिक स्टेट्स क्रिएट किए जाएंगे, कहीं ये हमारी नेशनल यूनिटी को थ्रेटन न कर दें. तो यानी कि अल्टीमेटली आप ये कह सकते हैं कि अब जो नेशनल लीडर्स थे, they were not wanted to fulfill the people's aspiration of a linguistic state in which they were to live. वो जो है अब लिंग्विस्टिक स्टेट्स की डिमांड को पूरा नहीं करना चाहते थे, लोगों की इस एक्सपेक्टेशंस को पूरा नहीं करना चाहते. ठीक है, ultimate result, the protest against such an unwillingness of the Indian leaders began in the southern state, especially in Andhra Pradesh. ठीक है, जो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का जो रीजन था, वहां पर इसके खिलाफ प्रोटेस्ट शुरू हो गया. Some of the leaders, they set on hunger strike, and one of them was also died. This led to the protest of the people violent. And seeing the situation, the government had had set up a state reorganization commission. गवर्नमेंट ने 1954 में एक स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन सेटअप किया, जिसने अपनी रिपोर्ट 1955 में दी. एंड इन 1956 द फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट आंध्र प्रदेश
was created in 1956, right? After this, obviously, जब आंध्र प्रदेश को क्रिएट किया गया ऑन लिंग्विस्टिक लाइंस, तो बाकी जो भी हमारे स्टेट्स थे, आपका जो महाराष्ट्र का रीजन था, गुजरात का जो रीजन था, तमिलनाडु का जो रीजन था, केरला का जो रीजन था, वहां पर भी लोगों की डिमांड सेपरेट स्टेट्स के लिए उठने लगी। एंड फाइनली द गवर्नमेंट हैड डिसाइडेड टू रीऑर्गेनाइज द स्टेट्स ऑन लिंग्विस्टिक लाइंस। सो वन बाय वन, ठीक है, द स्टेट्स वर क्रिएटेड ऑन लिंग्विस्टिक लाइंस। व्हाट आर द एडवांटेजेस? अब इसका हमारे इंडिया के फेडरल सिस्टम पर क्या इंपैक्ट पड़ा? क्या जो हमारे नेशनलिस्ट लीडर्स थे, उनकी जो सोच थी कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारा अगर हम स्टेट्स को क्रिएट करते हैं ऑन लिंग्विस्टिक लाइन, तो इससे कहीं हमारे नेशनल यूनिटी को खतरा ना हो, तो ये सारी चीजें कहां तक, किस हद तक सही साबित हुई? लेट अस सी अबाउट दैट। सो व्हाट डू यू फाइंड आउटकम्स ऑफ क्रिएशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट्स? क्रिएशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट्स, इससे क्या फायदा हुआ? फर्स्ट ऑफ ऑल, what do we find? The people speaking the same language were now living in the same state. This increased the administrative efficiency. इससे हमारी क्या हुई? जो एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी थी वो हमारी क्या हो गई? इंक्रीज हो गई। बिकॉज द पीपल हु वर स्पीकिंग द सेम लैंग्वेज, चूंकि वो एक ही स्टेट में रहते हैं, तो ऑब्वियसली वहां पर एक तरह के एडमिनिस्ट्रेशन को, एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप को डेवलप करने में ज्यादा आसानी। सेकेंडली, it helped to build up a cultural unity among people on linguistic lines, ठीक है? मतलब लिंग्विस्टिक लाइंस पर एक कल्चरल यूनिटी वहां पर क्रिएट हुई। व्हाई? बिकॉज द पीपल दे वर स्पीकिंग द सेम लैंग्वेज। Thirdly, it ruled out any possibility of conflicts on linguistic lines, ठीक है? The people of one linguistic community could not blame the others trying to dominate them, ठीक है? यानी कि
जो भी हमारे एक पर्टिकुलर लिंग्विस्टिक कम्युनिटी के जो लोग थे वो इस बात को ब्लेम नहीं कर सकते थे कि भाई दूसरी जो लिंग्विस्टिक कम्युनिटी के जो लोग हैं वो उनकी कम्युनिटी के ऊपर अपना डोमिनेशन एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, बिकॉज वी नो दैट डोमिनेशन एंड सबऑर्डिनेशन ऑलवेज लीड्स टू कॉन्फ्लिक्ट्स। तो हम दूसरे वर्ड्स में ये भी कह सकते हैं कि इसमें लैंग्वेज के बेस पर किसी भी तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स की पॉसिबिलिटी को रूल आउट करता है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इट हेल्प इन strengthen the unity of our country। इससे हमारी कंट्री की यूनिटी क्या हुई? स्ट्रॉन्ग ऑफ अवर कंट्री। क्लियर? सो this is how you can find that how the creation of linguistic state had helped in making the system of federalism a great success। ठीक है, क्योंकि यहां पर हमने यानी कि हमारे जो नेशनलिस्ट लीडर्स थे या हम कहें जो हमारी नेशनल गवर्नमेंट थी उसने लोगों की एक्सपेक्टेशंस को पूरा किया, देर से ही सही लेकिन उसको पूरा किया। दो दे हैव शोन देयर अनविलिंगनेस। क्यों? वो इस डर से कि कहीं इससे हमारे देश की यूनिटी को नुकसान ना हो, कहीं फ्यूचर में हमारा देश जो है वो लिंग्विस्टिक लाइन पर डिवाइड ना हो जाए। तो ये डर था, लेकिन उनका वो डर गलत साबित हुआ एंड इन कोर्स ऑफ टाइम दिस हेल्प इन मेकिंग द फेडरल सिस्टम अ ग्रेट सक्सेस। नेक्स्ट जो हमारा पैरामीटर है टू डिस्कस about the success of the federal system in India or analyze the success of the federal system in India, that is its unique language policy. Language policy. Now we know that in India we find a linguistic diversity। ठीक है, इंडिया में हमारी एक बहुत ज्यादा लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी हमको देखने को मिली। Here we find the people, they are speaking different languages and different dialects। करीब करीब आप कह सकते हो करीब 1500 types of dialects and languages are to be spoken in India। So a great diversity, linguistic diversity। अब इस तरह के कंट्री में जहां पर इतनी ज्यादा लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी है, लैंग्वेज पॉलिसी ठीक है ऐसी होनी चाहिए जिससे किसी भी लिंग्विस्टिक ग्रुप के लोगों में किसी भी तरह की सेपरेशन की फीलिंग, अलगाव की फीलिंग, एलिनेशन की फीलिंग जो है वो डेवलप ना। सो लेट अस सी द लैंग्वेज पॉलिसी ऑफ अवर कंट्री। फर्स्ट ऑफ ऑल, इन इंडिया देयर इज नो लैंग्वेज recognized as the national language, There is no language to be recognized as the national language। कोई भी लैंग्वेज ऐसी नहीं है जिसको इंडिया में नेशनल लैंग्वेज हमने रिकॉग्नाइज किया। ठीक है, हिंदी दैट इज द लैंग्वेज
spoken by about 40% of the people in India, it has been given the status of official language by our national government. ठीक है? So Hindi, which is spoken by at least 40% of the Indians, has been given the status of official language. ठीक, यानी कि पहली चीज हमारे यहाँ कोई भी भाषा को नेशनल लैंग्वेज नहीं बनाया है। दूसरा, हिंदी which is spoken by at least 40% of the Indians, इसको हमने केवल और केवल एक ऑफिशियल लैंग्वेज की तरह से रिकॉग्नाइज किया। Thirdly, English has been recognized as the second official language on demand of the non-Hindi speaking states, यानी कि वो स्टेट्स जहां पर हिंदी नहीं बोली जाती है, सर्दर्न स्टेट्स, बेसिकली यू कैन से सर्दर्न स्टेट्स की डिमांड पर, ठीक है, इंग्लिश को एक सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज की तरह से इसको रिकॉग्नाइज किया। अदरवाइज एज पर अवर कॉन्स्टिट्यूशन ये कहा गया था कि हम जो है इंग्लिश को एज ऑफिशियल लैंग्वेज हम कंटिन्यू करेंगे, सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज कंटिन्यू करेंगे फॉर द नेक्स्ट 20 years, एंड आफ्टर दैट हिंदी वुड बी रिकॉग्नाइज्ड एज द नेशनल लैंग्वेज। ठीक है, लेकिन 1965 तक आते आते, ठीक है, व्हाट हैपन कि जो नॉन हिंदी स्पीकिंग जो स्टेट्स थे, स्पेशली इन द स्टेट ऑफ तमिलनाडु, अ वायलेंट प्रोटेस्ट वाज बिगिन अगेंस्ट हिंदी। ठीक है, एंड ऑब्वियसली जो हमारे सदर्न स्टेट से, दे वर बिगिन डिमांडिंग टू रिकॉग्नाइज हिंदी एज टू रिकॉग्नाइज नॉट द हिंदी बट इंग्लिश एज द सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज। ठीक है, उन्होंने कहा कि हिंदी को नेशनल लैंग्वेज न बनाया जाए और इंग्लिश को एक सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज के फॉर्म में उसको एक्सेप्ट किया। सो दिस वाज द डिमांड एक्सेप्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। फोर्थली, स्टेट्स could have their own official languages, ठीक है, यानी कि ये कहा गया कि भाई जो भी हमारे स्टेट्स हैं वो अपनी रीजनल लैंग्वेज में, ठीक है, क्या कर सकते हैं, अपना कम्युनिकेशन कर सकते हैं। दैट मीन्स कि स्टेट्स जो हैं उनकी अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज हो सकती है, उनके लिए ऐसा कोई भी कंपल्शन नहीं है कि वो केवल और केवल हिंदी या इंग्लिश में ही कम्युनिकेशन करें। That means the states could carry out their day-to-day administrative work in their own regional language or in their own official language. Check. This means they could carry out their day-to-day
administrative work in their own regional languages. ठीक है, और यहां पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत स्पेसिफिकली ये डिक्लेयर भी किया कि भाई इट वुड बी द पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट टू प्रमोट हिंदी as the official language, but this propagation of Hindi as official language doesn't mean, ठीक है, imposition of Hindi on non-Hindi speaking people. ठीक है, ये चीज बहुत स्पेसिफिकली हमारे इंडियन लीडर्स ने डिक्लेयर की. ठीक है, द गवर्नमेंट of India declared that its policy, it would follow the policy of promotion of Hindi, but it would not mean imposition of Hindi on non-Hindi speaking people. ठीक है, यानी कि हम क्या करेंगे, हिंदी को प्रमोट करेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होगा कि हम नॉन हिंदी स्पीकिंग लोगों के ऊपर हिंदी को थोपेंगे, हिंदी को इंपोज करेंगे. सो दिस इज द सेकेंड पैरामीटर अगेन दैट शोज the willingness of our leaders to accommodate the diversity of our country, the linguistic diversity of. ठीक है, क्योंकि मैंने आपको एक चीज कहा था कि जो हमारा फेडरल सिस्टम होता है उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, accommodation of diversity. It could become a great success only when the leaders show their willingness for respecting diversity. ठीक है, next we are moving next parameter to the next parameter, that is the center state relationship. So the center state relationship, center state relationship. Center-state relations. We know that a federal system is one in which the power sharing is there between the different levels of government. That means the central government and the state government mainly. And below that also we have the local self-government in India, but here we are basically discussing about the central government and the state government, right? So the center-state relation in India, और या हम कहें इंडिया के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का जो रिलेशनशिप है उसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं. पहला, बिफोर 1990s, और दूसरा हम कह सकते हैं आफ्टर 1990s. दो पार्ट में हम दो
फेजेस में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। इट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू फेजेस, वन दैट इज व्हाट वी कैन से बिफोर 1990 एंड द अदर इज आफ्टर 1990s। बिफोर 1990s हमारे पास पहली कंडीशन क्या होती है, व्हेन सेम पार्टी रूलिंग, ठीक है, सेम पार्टी रूलिंग द कंट्री एंड द स्टेट, जब हमारी एक ही पार्टी कंट्री और स्टेट को रूल कर रही है, यानी कि वी हैव द सेम रूलिंग पार्टी एट द सेंटर एंड इन द स्टेट, ठीक है। ऑब्वियसली इट वाज डिफिकल्ट फॉर द स्टेट लीडरशिप टू इग्नोर द डायरेक्टिव्स गिवन बाय देयर सेंट्रल लीडरशिप। दैट मीन्स the state leadership had to follow the directives given to them by their central leaders, ठीक है। तो जब हमारा इस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट जब हमारा स्टेट गवर्नमेंट को डायरेक्टिव्स देती है, तो आप कह सकते हैं वहां पर फेडरल सिस्टम जो उसका स्पिरिट है, जो उसकी सोल है, दैट वुड कम टू एन एंड, that would come to an end. So this was what happened, ठीक है, since the state government, the state leadership could not ignore the directives given by their central leadership, the basic spirit of federalism, basic spirit of federalism, did not get a due respect, ठीक है, यानी कि वहां पर उसको एक ड्यू रेस्पेक्ट नहीं मिल पाया, दैट वॉज अंडरमाइंड। एंड व्हेन different parties were ruling at the center and the state, then under such a condition the central government arbitrarily remove the state governments, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट्स। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने यहां पर क्या किया, गलत तरीके से, अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से भी आप कह सकते हो, या इलीगल तरीके से, ठीक है। अगर स्टेट गवर्नमेंट्स उनके डायरेक्टिव्स को फॉलो नहीं करती थी, तो सेंट्रल गवर्नमेंट आर्बिट्रली रिमूव द स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। अगेन यू कैन से अगेन द स्पिरिट of federalism, was undermined, ठीक है। तो ये जो कंडीशन है, 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 ये जो
ठीक है, यानी कि फिर से उसको क्या नहीं मिला, ड्यू रिस्पेक्ट नहीं मिला, फेडरलिज्म को अंडरमाइन किया। 1990s के बाद हमारी सिचुएशन चेंज हो गई। रीजन, राइज ऑफ कोएलिशन गवर्नमेंट्स, ठीक है। आफ्टर 1990s there was a rise of an era of coalition governments. Coalition governments का rise हुआ। Now no big national party was in the position to secure majority by its own. कोई भी बड़ी नेशनल पॉलिटिकल पार्टी अब इस पोजीशन में नहीं थी कि वो अपने खुद के दम पर मेजॉरिटी हासिल कर सके, ठीक है। सो नो बिग नेशनल पार्टी, नो बिग national party was now in the position to form the government, at its own by securing a clear majority in the Lok Sabha. ठीक है, तो it means the national political parties, began depending on small regional parties to form the government at the center, ठीक है। अब कहते हैं ना, जब जरूरत होती है तो चीजें बदल जाती हैं। सो दिस वॉज व्हाट हैपेंड। नाउ द सेंट्रल गवर्नमेंट began to avoid removing or dismissing the state governments arbitrarily in an arbitrary। उन्होंने गलत तरीके से आप स्टेट गवर्नमेंट्स को रिमूव करना खत्म कर दिया, क्योंकि कुछ पता नहीं, मान लीजिए अगर किसी पार्टी की गवर्नमेंट को उन्होंने हटा दिया गलत तरीके से और कल को इलेक्शन होता है और उसी पार्टी के सपोर्ट की अगर उनको जरूरत पड़ती है तो वो पार्टी तो सपोर्ट नहीं करेगी। तो यू कैन से अ न्यू स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म और गिविंग रेस्पेक्ट टू फेडरलिज्म वाज नाउ बिगिन टू, ठीक है। सो हियर व्हाट टू बी फाइंड, ठीक है। नाउ अ न्यू spirit of respecting the ideals of federalism begin to find a place in our political system, ठीक है। और इसके साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज व्हाट टू बी फाइंड, द
in recent years, the Supreme Court has also passed several orders to make it difficult for the central government to dismiss the state governments in an arbitrary manner. ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने भी अभी रिसेंटली कुछ ऐसे ऑर्डर्स पास किए जिससे सेंट्रल गवर्नमेंट को ये अब बहुत मुश्किल हो गया है कि वो गलत तरीके से किसी भी स्टेट गवर्नमेंट को डिसमिस कर सके। ठीक है, सो द सुप्रीम कोर्ट हैज also passed several orders in recent years making central government, making it difficult for the central government to dismiss any state government in an arbitrary manner. ठीक है, तो you can say that these are some of the points, some of the facts which are related to the center-state relationship। और अभी हम क्या देखते हैं कि obviously हमारी जो changes हुए हमारे political system में after 1990s, तो somewhere a new spirit to give respect to the ideals of federalism had generated. So this is what about this video. Go through the video, all the 3 topics, they are important. You can find the questions in the examination, in your board examination. ठीक है, हमारा लैंग्वेज पॉलिसी के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है, कभी कभी स्टेट सेंटर स्टेट रिलेशनशिप को एनालाइज करने के लिए भी आपको पूछा जा सकता है, या क्रिएशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट्स के बारे में। ठीक है, तो गो थ्रू ऑल दीज पॉइंट्स। ठीक है, I hope that you will be able to understand all the things in a proper manner, in a sequential manner. So go through it. ठीक है, if you like the video, then comment, and if you have still not subscribed my channel, then please subscribe my channel and don't forget to press the bell icon so that you will get continuous notifications, regular notification whenever a new video is uploaded. So till then, keep on learning. In the next video, I will be discussing with you decentralization in India. So thank you.